आज की क्लास में हम देखेंगे कि क्या पार्टिकल का भी डुअल नेचर होता है क्या, और उसके बाद हम बात करेंगे कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है, एंड जो है थर्ड वन बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के बारे में बात करेंगे। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है क्या। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने कहा कि जो भी मैटर है ना, वो वेव नेचर को भी शो करते हैं एंड पार्टिकल नेचर को भी शो करते हैं। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे लाइट के लिए, लेकिन डी ब्रोगली ने कहा नहीं, मैटर भी वो क्या होते हैं, वो डुअल नेचर बिहेवियर को शो करते हैं या डुअल नेचर के पाए जाते हैं। इस बात को डी ब्रोगली ने कहा और इन्होंने हाइपोथेसिस कहा। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि कोई भी सिद्धांत दे देना, उसका कोई लॉजिक नहीं होता। कहोगे सर कैसे? आपको मैं एक रियल एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूँ हाइपोथेसिस जो है। जैसे मान लीजिए कि मुझे पानी ढूंढना है। आजकल तो मशीन से कई लोग ढूंढते हैं, कई लोग जो है पुराने टाइम में डिफरेंट डिफरेंट मेथड का यूज करते थे। तो कुछ लोग क्या करते थे, नारियल ले लेते थे और नारियल के अनुसार से हम लोग क्या करते थे कि इधर उधर घूमते थे और वो लोग बता देते थे कि हाँ इस जगह जो है आपको पानी मिलेगा। अब उनका पर्पस अलग। गुड इवनिंग। तो उसमें 100% सही बात हो ऐसा पता नहीं है, उस चीज को कहते थे हाइपोथेसिस। यानी कि वो अपने सोच विचार या अपने एक्सपीरियंस के आधार पे वो कहता था कि यहाँ पे पानी मिल सकता है, लेकिन मशीन बिल्कुल एग्जैक्ट बताती कि कितना परसेंट आपको जो है कहाँ पे पानी पाया जाएगा। इसी चीज को हम लोग कहते हैं, एक हाइपोथेसिस हो गया और एक साइंटिफिकली एक्सप्लेन हो गया। ये तो समझ में आ गया कि ठीक है सर, मैं समझ गया कि हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि अपने मन में कुछ सोच बूझ के जो हम जो चीज कहते हैं उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। आप लोग कभी सोचते हो कि आजकल हम लोग हाइपोथेसिस पे बात नहीं करते हैं? क्यों क्यों नहीं करते आजकल हम लोग जो हाइपोथेसिस? बोलिए। क्योंकि सर अब सर मशीनें काम कर रही है सर इंसानों की जगह। नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल अगर हाइपोथेसिस पे लोग मानने लगे ना, तो करीब करीब जो है 400 करोड़ लोग हैं, और 400 करोड़ लोग ने दिन में भी अगर जिसमें से 1% लोगों ने भी कह दिया, 40 लाख लोगों का थीसिस आ जाएगा। अगर 40 लाख को थीसिस आ जाएगा तो लोग कहां से इंप्लीमेंट कर पाएंगे? कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसी कारण से कहते हैं कि नहीं, आजकल जो है आपको अपनी थीसिस देनी है तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा। साइंटिफिकली हम लोग प्रूफ करते, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था क्योंकि कुछ ही लोग पढ़े लिखे होते थे। अगर जब आप लोग अपने पिताजी के जमाने में देखोगे तो शायद गांव घर में इक्का दुक्का लोग पढ़े होते थे, अपने पिताजी के से कंपैरिजन करोगे तो। लेकिन आजकल के समय देखो, आपके गांव में ऐसा शायद ही होगा जो पढ़ा लिखा नहीं होगा। एटलीस्ट इतना तो जरूर पढ़ा लिखा रहता है कि वो नाम उम जो है पढ़ लिख ले। ठीक है, उसी तरीके से इतना ज्यादा जो है इसलिए हो रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हाइपोथेसिस पे बात नहीं करते हैं। यानी कि आपको अगर अपनी बात रखनी है तो आप उसका जो है साइंटिफिकली एक्सप्लेन कीजिए। ये नहीं कि जो है अपने मन में आया कि जैसे मैंने कहा कि कई लोग जो है पानी खोजने के लिए जो है अलग अलग तरीके से जो यूज करते हैं, वो नहीं। आपको एकदम बिल्कुल एक्यूरेट बताना है यहाँ पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ पत्थर मिलेगा, तो उसको कहते हैं साइंटिफिक तरीके। अगर याद हो तो साइंटिस्ट यानी कि एक थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, E=mc²। ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, आप उसको लाइट के स्क्वायर की स्पीड से फेंक दीजिए। अगर आपने उसको लाइट के स्क्वायर से फेंक दिया तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको पता है एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो उसके अंदर क्या निकलेगा? वेवलेंथ निकलेगा। क्या यही यही तो मैंने पिछली क्लासेस में बताया था। तो क्या मैं E=mc², ये किसके अनुसार से? पार्टिकल नेचर के अनुसार से। अगर मैंने पार्टिकल नेचर लिया तो हमने कहा कि भाई अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि अगर दुनिया में किसी को भी अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना है, आप उसको C के स्क्वायर से फेंक दीजिए। जैसे मान लो आप लोग चाह रहे होंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग एनर्जी में जो है कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो कि मैं समझाने के लिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई आदमी है,
जिसका वेट 50 है, उसको आप क्या कीजिए 3 इंटू 10⁸ के स्क्वायर से फेंक दीजिए। वो कहाँ मिलेगा? एनर्जी के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि एनर्जी आ गई, तो इस फॉर्म में मिलेगा। खैर ऐसा किसी दोस्त को मत कीजिएगा, नहीं तो वो है से था में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस नहीं आएगा। ठीक है, ये जो है वेव नेचर के अनुसार से, अगर दोनों की एनर्जी सेम है, अगर पार्टिकल नेचर के अनुसार से, तो मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं mc² इक्वल टू hc/λ। बोलिए, क्या मैं c से c कटा दूं? mc इक्वल टू h/λ। और इसी चीज को आप c क्या है, एक स्पीड है, उसको कई जगह ना mv भी लिखा हुआ मिलेगा, और ये क्या हो जाता है h/λ, यानी कि मोमेंटम। mv क्या हो गया? मोमेंटम हो गया। ठीक है, यहाँ पे mv क्या हो गया, मैं लिख भी दे देता हूं, क्या हो जाता है? मोमेंटम। कोई मोमोज नहीं कहिएगा, ये मोमेंटम। ठीक है, और यहाँ पे h आपको पता है क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ। वेरी गुड। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को उन्होंने कहा कि पूछेगा कि क्या वो पार्टिकल नेचर शो करता है, तो कहिएगा हाँ। क्या वो वेव नेचर शो करता है, तो हाँ, वो दोनों नेचर को शो करता है। ये किसने बताया? हमने देखा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये थ्योरी किसने दी थी? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। और ये वाला जो है क्या था, यानी कि बोर्स के जो है डेवलपमेंट, यानी कि प्लैंक साहब ने जो दिया था। अगर मुझे मान लो कि एक फोटोन की एनर्जी निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैंने बताया पिछली क्लास में, पिछली स्लाइड में, mb इक्वल टू h/λ। बोलिए, अगर मुझे वेवलेंथ निकालना है तो क्या निकाल लूंगा? mb h/mv। और इस वेवलेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आपको एक फॉर्मूला कोई भी याद रख लेना है, इसी को आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो आप लोग जो है इस फॉर्मूले के, यानी कि mb इक्वल टू h/λ लिख सकते हो। लेकिन मैं कहूंगा कि आप इसी फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसी चीज को मैं और सिंपल में लिखूं तो h/p लिख देता हूं। ठीक है, वेवलेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि h हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, p क्या हो गया? मोमेंटम हो गया। तो मोमेंटम की जगह पे अगर स्पीड ऑफ लाइट c है तो c लिख दीजिएगा, और अगर जो स्पीड दिया हुआ है तो आप वही लिख दीजिएगा। ये क्या है? मोमेंटम है। अब एक और बात याद रखिएगा, अगर मुझे मास निकालना हो तो क्या लिखूंगा? λ/v। और ये जो m है वो क्या हो जाएगा? मास ऑफ फोटोन हो जाएगा। ठीक है, ये m क्या हो जाएगा? मास ऑफ फोटोन हो जाएगा। v आपको पता है, v क्या हो जाएगा? वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, v क्या हो जाएगा? वेलोसिटी कांस्टेंट। बस आप देख लीजिएगा कि अगर वहां डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखा हो तो लैम्डा इक्वल टू h/p। hp यानी कि क्या हो गया? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बस लेकिन डिवाइड कर दीजिएगा। hp भी देखिएगा ऐसे ही लिखा रहता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। कई जगह साथ में भी लिखा रहता है, तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, वेवलेंथ इक्वल टू ए हो जाएगा। कोई कहता है इन द सिमिलर वे De Broglie proposed that matter should also have dual nature as well as wave nature। मैंने जैसे कहा कि डी ब्रॉगली ने कहा कि जैसे जो हम लोग लाइट के बारे में बात कर रहे थे, अच्छा कई जगह ना मास पूछा जाता है कि मास ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा, तो बहुत कम हो जाता है, 10⁻⁻34 kg के आसपास हो जाता है, तो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, ओके। इन द सिमिलर वे, मैंने कहा कि जो आप चाहो तो किसी भी पार्टिकल को, यहां तक कि किसी भी चीज को, आप लोगों की इच्छा हो कि सर को एनर्जी बना के भेज दें, तो
आप c की स्क्वायर से स्पीड से फेंक दीजिएगा तो एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, वही कहता है अकॉर्डिंग टू हिम एनी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद सम वेव्स एंड वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल आर डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कहता है कि जब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके अंदर क्या होंगे, वेव होंगे, और जब वो मूव कर रहे होंगे पार्टिकल्स तो उसके अंदर क्या होंगे, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगे। यानी कि वेव तो होंगे लेकिन अलग अलग वेव होंगे, एक ही वेव नहीं होगा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेव होंगे, और इट इज नोन एज मैटर वेव, और उसको हम लोग क्या कह देंगे, मैटर वेव्स के नाम से जाने जाएंगे। लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई एम बी, और यही चीज को मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया। h यहाँ पे क्या लिख लीजिए, h क्या है, h क्या है, प्लैंक प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6 into 10 raised to power 34. ठीक है, यानी कि 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30। m क्या है, मास ऑफ फोटॉन। वेरी गुड। v क्या है, velocity वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या मैटर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपसे अगर जब कोई पूछेगा क्या दुनिया में किसी भी चीज को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो हाँ बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उसको क्या वो कहेगा क्या कि जला के करोगे क्या, कि नहीं, आपको जो फेंक के जो है एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप कितना स्पीड रखोगे, c स्क्वायर रखोगे, तो किसी को भी आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो आपको मैंने कहा था लैम्डा इक्वल टू HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और P की जगह चाहो तो आप M भी लिख दीजिए, यही तो था। और H की वैल्यू कितनी बताई मैंने, 6.6 into 10 to the power 34 -34 जूल पर सेकंड बताया। मोमेंटम, मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन का पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन का जो है मास कितना हो जाता है, ठीक है, ओके जी। और आपको वेलोसिटी दिया है क्या, हाँ कितना दिया, 113 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। c जो होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, और आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 into 10 raised to power 8 meter per second. मीटर पर सेकेंड। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं, 3 into 10 to the power 8 into 1/30 मीटर पर सेकेंड। बोलिए, किन्हीं को अगर तो कोई दिक्कत है तो बताइए। क्या ये 3 से एक 3 कटा दो और माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 लिख दो। यस सर। ओके, यहां से हमने क्या कर दिया, यहां से 3 से 3 कैंसिल कर दिया। ओके, हमारे पास जो बच गया, क्या बच गया, 6.6 into 10 to the power -34, और ये 7 है तो यहां से कितना हो जाएगा, 9.1 इंटू कितना चले जाएगा, 7 चले जाएगा तो कितना बचेगा, 10 to the power -34। बोलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है? No, अच्छा, मैं ना थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर लेता हूँ इसको, 6.6 और इसको 9.1 ले लूं, क्योंकि इसलिए ऐसा कर रहा हूं ताकि कि 3 से कट जाए, कि ऊपर में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 to the power -10 हो जाएगा। बोलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत? अब मैं 3 से कटा देता हूँ, 2.2 डिवाइडेड बाय 3, और इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं 0.3 into 10 to the power -10, क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और आपको और अच्छे से लिखना है तो कितना लिख सकते हो, 7.3 into 10 to the power -9 मीटर, या इसी को हम लोग कहते हैं 7.3 नैनोमीटर भी कह सकते हो। तो इस प्रकार से आपको अगर जब कभी भी डी ब्रोगली वेवलेंथ कहेगा तो आपको याद रखना है, डी ब्रोगली ने कहा था
कि एचपी कहा था, यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम। बाकी आप जो है फॉर्मूला याद रहेगा तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वेलोसिटी पूछ ले, मास पूछ ले, कुछ भी पूछ ले तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक और टर्म है डी ब्रोगली वेवलेंथ इन काइनेटिक टर्म, काइनेटिक एनर्जी। तो आप मुझे बताइए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 half mv mv square. half mv square. हाफ mv स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर। अच्छा, मैं ना क्या करता हूँ, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। m इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर। बोलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत? और मैं इसी को m इंटू काइनेटिक एनर्जी 2 इंटू ये ऐसा लिख दूं। और एम बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट m इंटू काइनेटिक एनर्जी। बोलिए, यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने आपको लेमडा इक्वल टू h बाय एम बी बताया था, तो एम बी इक्वल टू h बाय लेमडा लिख दूं। यस सर। एम बी इक्वल टू, अभी जस्ट मैंने बताया ना, लेमडा इक्वल टू एच पी होता है, h बाय पी। यहां से हमने क्या करा, लेमडा इक्वल टू h बाय एम बी, और एम बी को ले गया तो एम बी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, इतना लिख दिया। तो h बाय लेमडा लिख देता हूं, और ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। और इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेमडा इक्वल टू h बाय अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ m इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब चाहो तो अगर काइनेटिक एनर्जी दिया रहे तो आप इस फॉर्मूले का भी यूज करके क्या कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं वेवलेंथ, जब आपको काइनेटिक एनर्जी दिया रहे। जैसे यहाँ पे देखिए, आपके पास क्या कह रहा है, क्या निकाले कर कह रहा है, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो लेमडा इक्वल टू h अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ m इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये तो फॉर्मूला लिखे थे, देखिए कहाँ गया, देखिए h बाई 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे बताइए h की वैल्यू आपको पता है क्या? यस सर। 6.6 into 10 raised to the power minus 10. Very good. कितना हो जाता है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। और 2 मास ऑफ किसका दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, जो भी पार्टिकल है उसका मास कितना दिया हुआ है, 6 इंटू 10 टू द पावर 28 kg इंटू। अब मुझे बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, 3 इंटू 10 टू द पावर -24। माइनस 24। अच्छा, यहाँ पे देखिए 6 दूना 12 या 36, तो यानी कि कैसा लिख सकता हूँ, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और पावर 36 है तो बाहर आ जाएगा तो 6 आ जाएगा। और ये 28 और 24 माइनस माइनस में है तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। क्या मैं 52 है तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, 10 टू द पावर माइनस 52 और रूट को हटाएंगे तो 1/2। बोलिए, यस सर। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। नो सर। इसी चीज को ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे बगल में लिख देता हूँ, अलग पेन से इसको मिटा देता हूँ, बस ये लिखने के लिए, आपको समझाने के लिए लिखा था। 1/2 कहाँ से आया? 1 बाई ये रूट पावर है बेटा, अंडर रूट का वैल्यू कितना होता है, तो सो ये फिर सारे में नहीं है। ऐसे फिर से समझा देता हूं मैं। मैंने कहा ऊपर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और ये देखिए 12 इंटू 6 36, तो इसको ले लिया ऐसा, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, 10 टू द पावर माइनस 52 लिख दूं। बोलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं है?
वही चीज मैंने लिखा था, मैं लेकिन एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब मैं इसको ऐसा लिख देता हूं 1.1 इंटू 10⁻⁻34। आप सभी को पता है इसका रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो क्या लिख सकता हूं 10⁻52 इंटू 1/2। बोलिए, रूट का तो मतलब यही होता है ना 1/2, Yes, sir. और यहां से इसको कटा दीजिएगा तो कितनी बार में कटेगा 26 बार में, और ऊपर में जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻34 प्लस 26। ओके, और जैसे यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा 26 में से तो 8, एंड यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा माइनस में 8, यानी कि 1.1 इंटू 10⁻⁻8। आपको वेवलेंथ पूछा था, यानी कि मीटर में जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि किसी का भी आप क्या निकाल सकते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं। बोले, क्या आप लोगों को समझ में आया? Yes. यस सर। Okay. Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं अभी। No, sir. नो सर। ओके, Oh, sir. अब आप सभी को अभी तक मैं कह रहा था कि क्वांटाइज्ड है, यानी कि पूरा का पूरा फॉर्म में आएगा, लेकिन इसको जस्टिफिकेशन तो देना पड़ेगा ना। तो जस्टिफिकेशन कहा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑर्बिट। अगर मैंने पार्टिकल माना सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है 2πr। लेकिन आर जितना ज्यादा यानी कि रेडियस बढ़ते चले जाएगा, उतना ज्यादा आपका आर भी बढ़ते चले जाएगा। रेडियस का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, क्या होता है? बोलिए, बॉस ने बताया था 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। Z. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम में जो है आपका रेडियस निकल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई डिस्टेंस ट्रेवल जब सर्कुलर पाथ में करेगा तो यही तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब अगर ज्यादा डिस्टेंस है तो आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और जैसे जितना ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा वो क्या करेगा, रेडियस जो है डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ओके, यहां तक कहोगे ठीक है सर, ये समझ में आ गया कि पार्टिकल कितना डिस्टेंस कर रहा है, यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन कितने कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है सेंटर से, वहां से हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। फिर आपके मन में आ रहा होगा कि सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, यानी कि एक वेव का हमको लेंथ पता होता है तो हम एन वेव का निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। जैसे रेडियस यानी कि कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है उसी प्रकार से। तो क्या दोनों डिस्टेंस सेम होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2πrn इक्वल टू n बाय लेमडा? यस सर। और लेमडा का आपके पास फॉर्मूला पता है h/mv। तो मैं यहां से लिख दूं 2πrn, या मैं rn बाद में हम लोग जोड़ देंगे, जिस ऑर्बिट के लिए निकालना है हम यहाँ पे लिख देंगे। तो मैं h/mv लिख देता हूं। बोलिए, और आपको यहां से मैं क्या लिख देता हूं, mv r इक्वल टू h/2π। क्या ऐसा लिख सकता हूं? कुछ नहीं, क्या mv को इधर ले गया, 2π को इधर ले आया, तो mv r इक्वल टू, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। mv r क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब देखो नंबर ऑफ वेव्स जो होते हैं वो कितने हो जाएंगे, टोटल डिस्टेंस कितना वेव ने ट्रेवल किया, और वेवलेंथ एक का कितना, तो यानी कि यही हो जाएगा टोटल। और h की लेमडा की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी, क्या हो जाएगा h/mv। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं 2πr, लेमडा की जगह h/mv लिख दूं। और आपको पता है कि 2πr इंटू हम लोग क्या लिख सकते हैं, mv क्या हो जाएगा, ऊपर में चले जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा, h आ जाएगा। और यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं 2πr और इंटू mv डिवाइडेड बाय h। बोलिए, और यहाँ पे mv r की वैल्यू आपको पता है, यहां से अगर मैं ले लूं उसको थोड़ा सा सही से लिख दूं,
MVR आपको पता है कितना होता है, h/2π। तो मैं यहाँ पे h/2π लिख दूं इसकी जगह पे, h/2π इंटू h हो जाएगा। क्या यहां से h से 2π बार नीचे आएगा ये, टू पाई बाय h, और MVR इक्वल टू h/2π। ये n की वैल्यू है, यहाँ से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यानी कि जो है इस प्रकार से कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। तो और जैसे ही LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा तो नंबर ऑफ वेव जो होते हैं, इस बात को याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन भी पूछा था, n के बराबर हो जाता है। अगर आपको किसी का भी निकालना हो, अगर आपको जैसे मान लो कि फर्स्ट ऑर्बिट है, आपसे पूछेगा उसमें कितने वेव बनेंगे, तो 1 वेव बनेंगे। अगर आपसे वो पूछा कि सेकंड वेव है, यानी कि सेकंड ऑर्बिट है, तो कितने वेव बनेंगे, 2 वेव बनेंगे। अगर जो 3 है तो कितने वेव बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। यही क्वेश्चन देखो इस टाइप से आया था, आपको बताना था कैलकुलेट नंबर ऑफ वेव फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ थर्ड ऑर्बिट। कितना हो जाएगा n की वैल्यू 3, क्योंकि n किस ऑर्बिट के लिए कह रहा है, थर्ड ऑर्बिट के लिए। तो जितना ज्यादा n होगा उतना ज्यादा यानी क्या होगा, वेव नंबर। तो वेव नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। ओके, क्या आपको अगर जो कभी भी वेव नंबर पूछा जाए तो बस आपको क्या ध्यान रखना है कि किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो आप लोग जो है आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि हम लोग जो है ना कभी भी मोमेंटम एंड पोजीशन को एक साथ नहीं बता सकते, या हम लोग बिल्कुल एक्यूरेटली नहीं बता सकते। तो सर क्या इसका मतलब हुआ, थोड़ा सा समझाएंगे। बिल्कुल मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे आजकल थोड़ी सी भी हम लोग एक्यूरेट हैं, लेकिन पहले के जमाने में अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग, इन्होंने कहा, जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। उन्होंने उस समय, आजकल हमारे पास AI टेक्नोलॉजी है, तो आप आजकल बता सकते हो कि कहाँ पे क्या है, क्या पोजीशन है। बट जब शुरू में था तो हम लोग नहीं बता पाते थे। क्या होगा, कैसे, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। ये रोड है, ठीक है, इस रोड पे जो है कार चल रही है, कार या कुछ भी चल रहा है, मान लेते हैं ए चल रहा है, एक इधर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है। इसकी स्पीड कितनी ले लें, 10 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। यही फिजिक्स में भी लेते होंगे, तो हमने इसमें ले लिया। अगर ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, मुझे बताओ कि सपोज करो कि अभी टाइम कितना हो रहा है, 18:33 हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा कि 18:33 पे ये कहां होगा। क्या ये 18 बजे के जैसे ही 33 मिनट से थोड़ा सेकंड बढ़ेगा तो कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। थोड़ा और सेकंड, अभी देखिए 18:33 है, लेकिन क्या हो गया, यहां आ गया। वो पोजीशन तो चेंज कर रहा है। इसका मतलब है कि आप एक साथ कभी भी मोमेंटम एंड पोजीशन नहीं बता सकते। तो ये क्या मतलब हुआ सर, कहां मोमेंटम है, एक्चुअल में स्पीड की हम बात कर रहे हैं। अगर जैसे ही आप बढ़ जाओगे स्पीड, तो उसका पोजीशन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से आपको अभी भी नहीं समझ में आया होगा कि मैंने कहा कि एक कार है, वो 100 जो है मोमेंटम की स्पीड से चल रहा है, यानी कि 100 kg पर मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, ओके। मैंने कहा कि इसकी मोमेंटम इतनी है, 100 kg मीटर पर सेकंड है। अब मैं कहूं कि अभी वो यहां था, तो क्या थोड़ी देर बाद भी यहां रहेगा या पोजीशन चेंज कर जाएगा, पोजीशन चेंज करेगा, चेंज कर जाएगा। क्या हमने जो समय बताया, जो मोमेंटम बताया, उसके अनुसार से ये बिल्कुल फिक्स है क्या, नो सर। इसी कारण से कहा जाता है, हाइजेनबर्ग ने कहा
कि हम दोनों को एक साथ नहीं बता सकते। हाँ, आप या तो पोजीशन बता दो कि इस समय इतना मोमेंटम था तो ये यहां पे था, या आप कह सकते हो कि इसका मोमेंटम इतना है तो इसकी स्पीड इतनी है। हम दोनों में से एक ही चीज को एक्यूरेट बता सकते हैं, साइमल्टेनियसली हम दोनों को एक्यूरेट नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसी कारण से हम लोग दोनों को एक साथ नहीं बता सकते। लेकिन एक बच्चा मुझसे पूछा, सर आजकल क्या इसका यूज नहीं कर पाते? आजकल हम लोग कर लेते हैं। जैसे आप लोग ट्रेन देखते हो ना, कहते हो कि 3 बजे जो है मेरी स्टेशन पे आएगी। कभी देख गए हो ट्रेन से? सर हाँ, तो देखते हो कि कैसे पता लगता है? आजकल मोबाइल में टिक 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 करके जो है देख लेते हो, करके देखते हैं कि नहीं देखते हैं? सर कैसे पता लग जाता है? आजकल हमारे पास एआई टेक्नोलॉजी, थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी जिस कारण से बता सकते हैं। लेकिन उस समय के अनुसार से एक्यूरेटली हम ना तो पोजीशन को बता सकते थे, ना ही मोमेंटम को बता सकते थे। अगर एक चीज को बताते तो दूसरा चीज क्या हो जाता, यानी कि गलत हो जाता। अगर जब पहले चीज को बताते तो दूसरा गलत हो जाता, दूसरे को बताते तो क्या हो जाता, पहला गलत हो जाता। हम एक ही टाइम में एक ही चीज को एक्यूरेटली बता सकते थे, दोनों को हम लोग एक्यूरेटली नहीं बता सकते थे, क्योंकि समय के अनुसार से वो पोजीशन चेंज कर रहा है। अगर पोजीशन चेंज कर रहा है अगर, तो हम कैसे कहेंगे? या तो आप मोमेंटम बता सकते हो पर्टिकुलर समय पे, ना कि दोनों चीजें हम लोग जो है नहीं बता सकते। क्योंकि जैसे बताओगे तब कहाँ चले जाएगा? वो अपने घर चले जाएगा, अगर जो मोमेंटम उसकी ज्यादा होगी। अगर जब कोई बच्चा जो है प्रिडिक्ट करना शुरू किया, अगर जब अभी हमारे पास सर अगर एक चीज बताएगा सर, वो तो सर कैसे बताएगा? नहीं, हम यहाँ पे वो कह ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं मोमेंटम होना चाहिए। हम मोमेंटम, अब खड़ी है तो उसकी वेलोसिटी मोमेंटम तो जीरो हो गया ना। अगर सर वो चल रही हो, हाँ सॉरी वरुण, क्या बोल रहे हैं? अगर सर वो चल रही हो तो सर हम उसकी ना सर पोजीशन, सर एक चीज सर कैसे बता सकते हैं सर उसकी? दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हैं, आपको अभी बताएंगे कैसे निकालते हैं। अब दोनों में से एक चीज को एक्यूरेट निकाल लेते हैं। हाँ बोलिए पूर्वा। सर ये प्रिंसिपल सिर्फ माइक्रोस्कोपिक के लिए अप्लाई होता है? हाँ, ये जितनी भी चीजें हम बात कर रहे हैं ये छोटे ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं। अब हम जो है धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं? क्वांटम थ्योरी पे हम लोग जो है प्रवेश करेंगे। वही छोटी मोटी चीजों के लिए एग्जैक्ट, ये बड़ी चीजों के लिए हम नहीं बता रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये जितनी भी बातें बता रहे हैं हम लोग माइक्रो लेवल, सॉरी MIC पे बता रहे हैं, माइक्रो लेवल पे। हम MACRO पे नहीं बता रहे, यानी कि बड़े ऑब्जेक्ट के लिए सारी नियम नहीं एप्लीकेबल होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जहां भी होता है देखिएगा, हम लोग इलेक्ट्रॉन या छोटे छोटे चीजों के लिए बात कर रहे हैं, कभी भी हम लोग बड़े ऑब्जेक्ट के लिए बात नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो भी ये सारी कंडीशन की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हो रही है? माइक्रो लेवल के ऑब्जेक्ट के लिए हो रही है। वही कहता है, इफ पोजीशन इज डिटरमाइंड एक्यूरेटली देन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विल बी हाई एंड वाइस वर्सा। अगर आपने पोजीशन बताया तो मोमेंटम गड़बड़ा जाएगा, मोमेंटम बताया तो आपका पोजीशन एक्यूरेटली नहीं बता पाओगे। ठीक है, ओके। अब ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी था, उन्होंने कहा कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? h/4π। जनरली हम लोग इक्वल ले लेंगे क्योंकि हमें सॉल्व करना है। जहां पे डेल्टा एक्स जो होता है चेंज इन पोजीशन। तो अगर सर चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या है? कि वो अगर इनिशियल से चेंज ही नहीं हुआ तो फिर हम कैसे बताएंगे? चेंज इन पोजीशन एंड डेल्टा पी क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, ओके। और h क्या हो जाएगा? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या वैल्यू होती है? 6.6 into 10 raised to minus 34. 6.6 into 10 to the power minus 34 जूल। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ गया होगा
कि इसका जो फॉर्मूला, जब आपको इक्वेशन आएगी ना, तो डेल्टा पी इक्वल टू मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। यस सर। तो क्या मैं डेल्टा एक्स की जगह पे डेल्टा वी इक्वल सॉरी एच बाई 4 पाई m लिख दें? सर Yes. मास इस वाले कहाँ मास को ले? हमने क्या कर दिया, इधर ले गए। ये मोमेंटम स्टेप लिख ही देता हूं। हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा बी। अब कोई बच्चा कहेगा क्या सर मास चेंज नहीं होगा? तो कोई बता सकता है मास चेंज होगा या नहीं होगा? नो। नो सर। सर। मास तो फिक्स रहेगा। अब जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है उसका मास चेंज होगा क्या? नो सर। नहीं। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मास पे जो है डेल्टा नहीं लगा रहे। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, यानी कि क्या हो जाएगा, इस प्रकार से h बाई 4 पाई m हो जाएगा। आप कोई भी एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। मैं कहूंगा डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाता है, h बाई 4 पाई हो जाता है। आप बस इतना से याद रख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। कहीं पे भी क्वेश्चन अगर आए कि उसमें क्या कहेगा कि अनसर्टेनिटी पोजीशन जो है वो दिया रहेगा, आपसे जो है मोमेंटम पूछ देगा, मोमेंटम ना पूछे तो मास पूछ देगा, वेलोसिटी पूछ देगा, एक टर्म आपको दिया रहेगा। आपको क्या करना है, वैल्यू ले लेना है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो इसको इक्वल लेके जो ही सॉल्व कर लीजिएगा, आपको लेस देन और ग्रेटर देन की चिंता नहीं करनी है। ओके, अब वो कहता है इफ पोजीशन इज टू डिटरमाइन प्रिसाइजली, यानी कि डेल्टा एक्स यानी कि चेंज इन पोजीशन क्या होगा, 0। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन डेल्टा पी इज इनफिनिटी, यानी कि डेल्टा पी का जो चेंज इन मोमेंटम होगा ना वो बहुत ज्यादा होगा, यानी कि इन्फिनिटी होगा, तभी हम बता सकते हैं। हमने आपको सिंपल शब्दों में कहा कि अगर आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो है वो क्या कहता है कि आप एक बार में एक ही चीज को प्रिसाइजली आप बता सकते हैं। प्रिसाइजली का मतलब होता है एक्यूरेटली। अगर आपने एक चीज को अच्छे से बताया तो दूसरा चीज की जो वैल्यू हो जाएगी वो इन्फिनाइट हो जाएगा, तभी हम बता सकते हैं, यानी कि बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा या बहुत ज्यादा एरर आ जाएगा। तो इस कारण से क्या हो जाता है कि इफ पोजीशन, हाँ बोलिए, किसी को कुछ डाउट है? ओके, हमने क्या कहा कि इफ पोजीशन इज टू डिटरमाइन प्रिसाइजली, अगर आपने पोजीशन को डिटरमाइन किया तो डेल्टा पी यानी कि चेंज इन मोमेंटम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इफ मोमेंटम इज टू डिटरमाइन प्रिसाइजली, तब डेल्टा यानी कि चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। हाँ बोलिए। और सर डेल्टा एक्स अगर 0 होगा ना सर, तो डेल्टा पी सर इन्फिनिटी से कैसे होगा मतलब? अब यहाँ पे अब वैल्यू पुट कीजिए। अगर यहाँ पे जैसे ही आपने 0 पुट किया तो ये कितना आ जाएगा, 0। और यहां से 0 को करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो या फिर अगर जब मैं कहूं डेल्टा एक्स डेल्टा पी निकालना है, जैसे देख लीजिए, अगर जो मैंने कहा h इक्वल टू 4 पाई, कोई भी एक टर्म मैंने मान लिया, डेल्टा एक्स हमारा क्या हो गया, 0। h बाई 0 का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। मैथमेटिक्स के अनुसार से होता है या नहीं होता है? यस। इसी कारण से आप अगर एक की वैल्यू को पता करते हैं तो दूसरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ये चीज करता है जो है वाइस वर्सा भी इस प्रकार से होता है। अगर डेल्टा पी की वैल्यू 0 होगी, मोमेंटम कम होगा, तो उसकी एनर्जी कम होगी। अगर एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, सर ज्यादा हो जाएगी। मैं ये लिख भी देता हूँ, इफ एनर्जी इज लो। हाँ बोलिए वरुण। सर पहले वाले में नहीं होगी एनर्जी सर कम? दोनों चीज सेम है। कहाँ पे फिर से बोलिएगा, क्या बोले वरुण? सर जो सर आपने डेल्टा एक्स सर 0 बताया सर, उसमें नहीं होएगी सर कम एनर्जी? ये तो पोजीशन बता रहा है ना, आप एनर्जी वाले टर्म को ही ना एनर्जी से रिलेट कीजिएगा।
एनर्जी से। इफ डेल्टा पी इज 0 then its wavelength high। अगर एनर्जी ज्यादा होगी, if delta p is high then its wavelength is low, तब इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कैसे? आपको मैंने याद हो तो बताया था, क्लासिकल गाड़ी एक्सयूवी यानी कि जिसकी एनर्जी ज्यादा थी उसकी वेवलेंथ कम थी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा थी उसकी एनर्जी क्या थी? कम थी। यानी कि वाइस वर्सा था, जिसका एनर्जी ज्यादा होगा वेवलेंथ क्या होगा? कम हो जाएगा, और जिसकी एनर्जी कम होगी तो उसका वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने जो इसमें कमी थी ना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी में, उसको जो ही क्या किए, पूरा करने का प्रयास किए। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया ही, यानी कि एच पे कैप लगा दो और वेव फंक्शन के साथ जो है लिख दो। यहां उन्होंने कहा कि एच का मतलब होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब कहोगे सर ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, किन्हीं को पता है? अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं, जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में कुछ ऑपरेटर यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। क्या क्या यूज करते हैं? प्लस माइनस। वेरी गुड। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड, ये 4 ऑपरेटर यूज करते हैं। उसी तरीके से हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो होता है वो डबल डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, इन्होंने क्या करा कि डबल यानी कि एनर्जी को डबल क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, और जैसे ही डबल डिफरेंशिएट किया तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी, उसी को हम लोग कहते हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आपको डबल डिफरेंशिएशन आपके सिलेबस में नहीं है तो आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, आपको बस सिर्फ ये याद रखना है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, तो आप कहिएगा ही होता है। ही में एच पे क्या लगा देना, कैप लगा देना। ये क्या है, एक तरह से कैप है, यानी कि एच कैप, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं साई। साई का मतलब होता है वेव फंक्शन। तो ये जो क्या हो गया, वेव हो गया, और ई क्या हो गया, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। और जैसे ही आपने क्या करा कि इस प्रकार से जो है क्या कर लिया, निकाल लिया, तो हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जो है क्वांटम थ्योरी की ओर जाना चाह रहे हैं। तो चाहे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होता था? सॉरी, फिर से बोलिएगा पूर्वा। सर चाहे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होता? हाँ, यहाँ पे वेव फंक्शन की हम बात कर रहे हैं ना, स्क्रोडिंगर ने वेव, आपकी बिल्कुल बात सही है कि वहां पे हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग कहाँ पे जो है कितना परसेंट इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो भी है, लेकिन ये वेव फंक्शन है। और आगे हम लोग बात करेंगे कि कहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, जिस कारण से आप लोग SPDF स्ट्रक्चर पढ़ते हो। ये सारे के सारे क्या है कि कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, हम आगे आपको बताएंगे वेव फंक्शन के अंदर। अभी फिलहाल हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब क्या हो जाता है, फाई का मतलब क्या हो जाता है, वेव फंक्शन हो जाता है। ठीक है, ओके। यस। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है? स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको हम लोग डबल डिफरेंशिएट कहते हैं, डिस्क्राइबिंग द एनर्जी एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेस। यानी कि कहां पे इलेक्ट्रॉन जो है पाया जाएगा, ये चीज को क्या बताता है, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जो बात हाइजेनबर्ग नहीं बता पाए थे वो स्क्रोडिंगर ने जो है बता दिया, और वो भी किस फॉर्मूले से, ही के फॉर्मूले से जो है इन्होंने क्या कर दिया, यानी कि बता दिया। इन्होंने जब इसको डबल डिफरेंशिएट किया तो फॉर्मूला जो आया वो क्या आ गया, डेल स्क्वायर फाई और डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि बेसिकली आपको ऊपर वाला तो सेम रखना है, बस क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर लिख देना है।
ठीक है, और साथ में क्या लिख देना, प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाय h स्क्वायर E माइनस v, और v क्या है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, और E आपको पता है एनर्जी है, ठीक है, इक्वल टू 0। आपको ये इक्वेशन याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए यहां से क्या होता है, यहां से ना हमें 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू मिलती है, लेकिन स्क्रोडिंगर वेव ने ये नहीं बताया कि इससे प्रिंसिपल क्वांटम एनर्जी मिलती है, या इससे अज़ीमुथल क्वांटम नंबर मिलती है, या इससे आपका जो है 3 ही क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं बता पाया था। इन्होंने 3 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बात कही, क्योंकि अब हमें पता करना है कि कहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप क्या करते हैं कि स्क्रोडिंगर वेव को इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते, डबल डिफरेंशिएट, तो आप, और वो भी एक्स वाई जेड के अनुसार से, एक्स वाई जेड क्या है, कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि कहां कहां पे इलेक्ट्रॉन एक्स ऑर्बिट, जैसे कि मान लेते हैं, मैं कहूं कि जैसे कि यहां पे समझाने के लिए आप लोग हवा में मान लीजिए कि कोई यहाँ पे एयर में है, और ये मैंने रेफरेंस मान लिया, तो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ये वाई एक्सिस कितना दूर है, तो जेड एक्सिस कितना दूर है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, बताना है कि वो उसका पोजीशन कहाँ पे पाया जाएगा इलेक्ट्रॉन। आप लोग अपने घर में, आप जहां भी बैठे हैं, आप अपने हाथ को ऐसे रखिए और सोचिए कि मेरे से एक्स डिस्टेंस कितना है, वाई डिस्टेंस कितना है, एंड तीसरा देखिए जेड डिस्टेंस कितना है। तो इस प्रकार से एक्स वाई जेड के अनुसार से इन्होंने बताया कि जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। ये बताता है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, या प्रोबेबिलिटी कितनी है कि इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे मैक्सिमम पाया जाएगा। आपको भी हम बताएंगे कि कैसे इसका स्टेप बनता है, कैसे कहाँ कहाँ जो है पाया जाता है, प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ पाया जाता है। फिलहाल हमने आपको बताया कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से 3 क्वांटम नंबर का पता लगता है। कौन कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इन 3 क्वांटम नंबर का पता लगता है, स्पिन क्वांटम नंबर का पता नहीं लग पाता, क्योंकि वो बेसिकली क्या है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए हम लोगों ने उसको बाद में जो है यहां से किया। इन तीनों का मतलब होता है कि कौन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, कौन अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है, और कौन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। आप एक बात को याद रखिएगा कि इसमें से कोई भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो सकता है, कोई भी इन तीनों में से कोई भी अज़ीमुथल क्वांटम नंबर हो सकता है, एंड कोई भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो सकता है। ये हमारे हाथ में नहीं होता है कि हम किसको कहें, हाँ, लेकिन इतना कंफर्म है कि इन तीनों में से कोई एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, कोई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, और कोई अज़ीमुथल क्वांटम नंबर होगा। ये 3 जो है क्वांटम नंबर आपको पाए जाएंगे, अब वो अलग अलग जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे यही क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम है, इसको स्क्रोडिंगर ने बताया था, और ये क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। हैमिल्टोनियन एक फंक्शन होता है जो एक्स वाई के प्रेजेंस हम लोग डबल डिफरेंशिएट करते हैं, इज द एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब जैसे इसको यहाँ से डिफरेंशिएट करते, डबल डिफरेंशिएट, तो आपके पास जो फॉर्मूला आ जाता है वो ये आ जाता है। आपको याद रखने के लिए मैंने क्या कहा, डेल, और ऊपर में क्या रख दीजिए, साई रख दीजिए, और जो है नीचे में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पे 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर, और ई माइनस वी एम जो है क्या कर दीजिए, पाई कर दीजिए। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो है हमें मिल जाएगा। बोलिए, आपको इस फॉर्मूले को इतना याद नहीं रखना, बस इतना से याद रख लीजिएगा कि ये तीनों के तीनों जो है बताता है कौन कौन सा। अब हम बात कर रहे हैं क्वांटम नंबर की, ठीक है। क्वांटम नंबर क्या हो जाता है कि बेसिकली आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहां पे पाया जाएगा, क्या पोजीशन है, और ये कौन बताएगा, ये 4 क्वांटम नंबर मिलके बताएंगे। कौन कौन से क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, आगे लिखा हुआ नाम है, चिंता मत कीजिए,
तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ वन स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये जैसे आप लोगों को समझाने के लिए मैं समझाता हूं। मान लो कि आपके घर पे मुझे क्या करना है, कुछ भेजना है, तो आपको 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। क्या होगा? एड्रेस। हाँ, एड्रेस होगा। सबसे पहले अगर मुझे मान लो कि किसी जो है किसी के घर पे मुझे कुछ पार्सल भेजना है, जैसे बुक भेजना है, तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा कि वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, सॉरी किस स्टेट में है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी आपको सेल के बारे में बताता है कि किस स्टेट में है, यानी कि कौन से सेल में है। उसके बाद अगर मुझे पहचानना है तो मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा। ऐसे तो पहुंचाते हैं कि सबसे पहले आप मान लो कि मुझे मुंबई से अगर जो हिमाचल भेजना है, तो वो कौन सी ट्रेन में बैठे सामान को रखेंगे, जो हिमाचल जा रही होगी। ऐसा तो नहीं करेंगे ना, यूके में लिख देंगे, यूके वाली ट्रेन में बैठा देंगे। यूके का मतलब समझते हो? यस सर। क्या होता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। हाँ, तो उत्तराखंड वाली ट्रेन में तो नहीं बैठा देंगे ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेट। स्टेट में जाने के बाद क्या बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट, कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद बताएंगे कि गांव कौन सा है, या जो शहर है, जो भी है, गांव या शहर कह लीजिए। और आपको जैसे ही पता लग जाएगा कि उसका विलेज हम लिख देते हैं, एंड टाउन। और फिर हम किसको ढूंढेंगे, जिस व्यक्ति के नाम पे भेजे। तो जैसे ही जिस व्यक्ति के नाम पे भेजे हैं, मान लेते हैं कि हमने जो है किसके नाम पे भेजा है, सत्येंद्र के नाम पे भेजा है। ठीक है, तो क्या करेगा, सबसे पहले कहाँ सत्येंद्र रहता है, कहाँ उसकी डिस्ट्रिक्ट क्या है, उसका विलेज क्या है, फिर उसके बाद जो है उसका जो है वो कौन है, उस व्यक्ति को देना है। अब ऐसा मत कीजिएगा कि सत्येंद्र है तो आप लोग जो है किसी और सूर्या को दे दीजिएगा, कहीं एस तो मिल रहा है, ऐसा नहीं कीजिएगा, तो उसी आदमी को देना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो हमें बतानी होगी, वो किससे बताएंगे, इन्हीं 4 क्वांटम नंबर से। मैंने समझाने के लिए बताया कि जिस प्रकार से हमें इन 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और किस स्थिति में है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इन सभी चीजों को कौन बताएगा, ये 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। तो ये कहता है इट इज द सेट ऑफ 4 नंबर which are used to determine the position of electron in an atom। यानी कि वो आपको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जा रहा है। आप किसकी मदद से बताओगे, इन 4 क्वांटम नंबर की मदद से बताओगे कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन से क्वांटम नंबर हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर क्या है एजिमुथल क्वांटम नंबर, फिर क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड क्या है आपका जो है एजिमुथल क्वांटम। इन 4 क्वांटम नंबर की मदद से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है सेल बताएगा, एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है क्या बताएगा, सबसेल के बारे में बताएगा, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ऑर्बिटल के बताएगा, और स्पिन जो बताएगा कि वो किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है बात करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, और इसके जो है क्वेश्चन बताएंगे, बड़े इंपॉर्टेंट बड़े बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अगर एकदम बिल्कुल 1 मिनट में जो है आपको अगर मैं बता दूंगा, तो फटाफट से बनाते चले जाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग जो आप लोग मिलिएगा, ताकि हम लोग जो इसको कंप्लीट कर सके। ठीक है, ओके। Have a nice day.